हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर ली थी आपसे, हमने उसके एग्जाम्पल भी दे दिया था। पहला एग्जाम्पल था कौन सा, बम ब्लास्ट, और दूसरा एग्जाम्पल क्या था, फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम ए गन। अब हम बात करेंगे कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच का कोलिजन। वहाँ क्या था कि वहाँ दो ऑब्जेक्ट, पहले एक सिस्टम थी और वो आफ्टर ब्लास्ट वो दो फ्रेगमेंट्स में, तीन फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रही थी। यहाँ ऑलरेडी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर चल रही हैं, और जब एक दूसरे के बहुत पास में आती है देन दे स्टार्ट टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर, तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करना चालू कर देती है। दिस फिनोमिना, इसी फिनोमिना को हम नाम क्या देते हैं, कोलिजन। इट मीन्स क्या कहा अपने पास, द इम्पैक्ट और कोलिजन इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यूरिंग वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इन ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम दे एक्सर्ट ए रिलेटिवली लार्ज फोर्स, ठीक है, ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाती है, जो फोर्स लगता है कोलिजन के दौरान वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, ठीक है। दिस फोर्स इज सो लार्ज, सो स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन दोज, उनके ऊपर जो दूसरे फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में ये जो फोर्स होता है जो एक दूसरे पर एक्सर्ट करती है, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि वी नेग्लेक्ट द एक्सटर्नल फोर्सेज and only consider this internal force. So that during the collision of two objects we neglect the external forces, or we say there is no external force, and collision takes place only due to the force between the two objects. इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के अंदर में जो फोर्स होता है उसी के कारण से क्या हो रहा है, कोलिजन जैसी फिनोमिना हो रही है, ठीक है। और क्या देखते हैं अपने पास कि दिस इंटरेक्शन इज for very small time interval. Hence we consider the state of motion just before or after the interaction, ठीक है, not during the impact. हम क्या करते हैं, ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है, इसलिए कोलिजन से पहले क्या और कोलिजन के बाद क्या। Before collision there is no internal forces, after collision there is no internal forces, during collision there is an internal force. तो जब तक ये फोर्स एग्जर्ट करते रहते हैं ये एक दूसरे के ऊपर, तब तक इनकी क्या होती है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती रहती है। जब स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती रहती है तो जब चेंज हो जाए फाइनली, उसी बात को हम बोलते हैं आफ्टर कोलिजन, और टकराने से पहले जो स्टेट ऑफ मोशन थी वो कहलाती है बिफोर कोलिजन। तो क्या देखा, बिफोर कोलिजन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ड्यूरिंग कोलिजन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, after collision there is no external force, before collision there is no internal force, after collision again there is no internal force, during collision yes there is some internal force. तो जब ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती रहती है उसी फिनोमिना को हम नाम देते हैं कोलिजन, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, आपको हम डायग्राम बता रहे हैं जिसके अंदर में क्या देखा कि there are two objects m1 and of masses m1 and m2 and they are moving with the velocity u1 and u2. u1 is the initial velocity of m1, initial velocity means velocity before collision. u2 is the again initial velocity of second object mass m2 before collision, ठीक है। u1 is greater than u2, so the two objects approach each other. अरे भैया किसी से लड़ाई करनी है तो उसके पास में जाओगे या उससे दूर जाओगे, डेफिनेटली पास में जाओगे, उसको अप्रोच करोगे। अप्रोच करने के लिए क्या देखा, डायग्राम के अनुसार क्या होना चाहिए कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, सो द टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b अप्रोचेज ईच अदर। जब ये दोनों के पास पास में आई, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना चालू किया, उसी को हम कहेंगे कोलिजन, ठीक है। एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स एक्सर्ट किया तो a ने b पर, b ने a पर फोर्स लगाया, m1 ने m2 पर, m2 ने m1 पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो उसके कारण से m1 की स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, मतलब m1 की वेलोसिटी चेंज होगी। m2 पर फोर्स लगा रहा है m1, तो इसलिए m2 की वेलोसिटी चेंज होगी, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो रही है। कब तक, जब तक फोर्स है तब तक, जब तक ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते रहेंगे तब तक इनकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो फिर क्या बात करें वेलोसिटी की, हो जाए चेंज तो व्हेन द कोलिजन इज ओवर
व्हेन द इंट्रैक्शन इज ओवर, मतलब जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देंगे तब उसके बाद क्या देखेंगे कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन m1 एंड m2, मीन्स ए और बी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है बाहर से. देयर इज नो इंटरनल फोर्स, इट मीन्स द नेट फोर्स ऑन m1 एज वेल एज m2 इज जीरो. जब m1 और m2 पर नेट फोर्स जीरो हो गए तो अगेन इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट. तो जिस समय कोलिजन ओवर हुआ था, जिस समय कोलिजन खत्म हुआ था, उस समय m1 की जो वेलोसिटी थी I से v1 और m2 की जो वेलोसिटी थी वो थी कि v2. ठीक है, तो v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ m1 एंड m2 आफ्टर कोलिजन. ये आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी है. आई बात समझ में? चलिए अब क्या देख रहे हैं कि सिंस F एक्सटर्नल इज जीरो, बाहर से कोई फोर्स नहीं है. ठीक है, सो द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन कंजर्व्ड. Hence the total momentum of the system of two objects remain same before collision and after collision. Collision से पहले दोनों ऑब्जेक्ट के सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, वही होगा जो कोलिजन के बाद में है. इट मीन्स Pi is equal to Pf. Pi is the I for initial, P for momentum किसका, दोनों ऑब्जेक्ट के सिस्टम का. अब दोनों ऑब्जेक्ट के सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या नोटेशन आया, P फॉर मोमेंटम, 1 फॉर फर्स्ट, I फॉर इनिशियल. तो P1I प्लस P2I. P2I इज द अगेन मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इनिशियल. तो यह सेकंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है. दैट शुड बी इक्वल टू Pf. Pf क्या है, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम. सिस्टम का फाइनल मोमेंटम किसके बराबर, दोनों ऑब्जेक्ट के फाइनल मोमेंटम्स के सम के बराबर. तो दैट विल बी इक्वल टू P1F प्लस P2F. हुई बात क्लियर? चलिए तो अब क्या देखा, P1I क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है m1, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितनी है u1. तो P1I इज इक्वल टू m1 u1, P2I इज इक्वल टू m2 u2 इज इक्वल टू P1F प्लस P2F. P1F फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब क्या होगा, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, दैट इज इक्वल टू m1 v1 एंड P2F विल बी इक्वल टू m2 v2. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या गया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, तो दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ कोलिजन. कोलिजन कितने तरह की, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन. दो तरह के कोलिजन. कौन से कोलिजन, एक तो वो कोलिजन जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी है और एक वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहनी है. ठीक है, तो फर्स्ट कोलिजन इज द इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन आर दोज कोलिजन्स इन विच मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड. मतलब ऐसे कोलिजन होंगे जिनमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहेंगे. ठीक है, कोई एग्जांपल बताओ, ध्यान करो एग्जांपल का. किसका, इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल का, लगाइए दिमाग. जिसमें एनर्जी लॉस नहीं हो. तो देखो सुनो बच्चों, डेली लाइफ में कोई भी कोलिजन है वो इलास्टिक नहीं है. ठीक है, हाँ आपको बता देते हैं कि दो रिजिड ऑब्जेक्ट का कोलिजन, जब दो रिजिड ऑब्जेक्ट भी टकराती है, दो बिलियर्ड्स बॉल का कोलिजन, जब दो बिलियर्ड्स बॉल भी आपस में टकराती है तो जैसे टकराती है तो आपको तुरंत पता चलता है, टक, एक जोरदार आवाज आती है. क्या आई, आवाज आई. क्या आई, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलो, क्या आई, आवाज आई. अरे नहीं और कुछ बोलो, क्या आई, तो बोलिए साउंड एनर्जी आई. क्या आई आपके पास, साउंड एनर्जी आई. कब आई, टकराने से आई. कहाँ से आई, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकराई तब. तो क्या टकराने से पहले साउंड थी, नहीं, तब उनमें काइनेटिक एनर्जी थी. अब आपके पास कुछ साउंड एनर्जी आई, ये एनर्जी कहाँ से हुई, डेफिनेटली ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, और वही आपके पास आई, तब आपको पता चला कोलिजन हुआ.
तो देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, एंड दैट साउंड एनर्जी इज रिसीव्ड बाय यू, एंड यू स्टेट दैट द कोलिजन इज टेक्स प्लेस। आपने कहा कोलिजन हुआ क्योंकि आपके पास आवाज आई, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ऑल दोस द अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी इज क्वाइट लेस देन द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसलिए कई बार हम क्या कहते हैं, अरे नेग्लेक्ट कर दो इसको, और क्या मान जाओ, हुआ नहीं, मान लिया। क्या मान लिया उसको? इलास्टिक कोलिजन। तो डेली लाइफ में जब भी कहीं कोलिजन होता है तब आप क्या देखते हो कि कहीं ना कुछ आवाज़ तो आती है, आवाज़ आती है, तो जहाँ भी आवाज़ आनी है इसका मतलब वो कोलिजन में क्या हो रहा है, देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसलिए डेली लाइफ में कोई भी कोलिजन हम इलास्टिक कोलिजन नहीं देखते। कौन सा कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, तो आप जरा पढ़ा होगा आपने, ठीक है, और हम बताएंगे आपको किसका। जो आइडियल गैसेज होती है, आइडियल गैसेज के जो एटम्स है, द कोलिजन बिटवीन द एटम्स ऑफ द आइडियल गैस और मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस, वो कैसा होता है? इलास्टिक कोलिजन। कंटेनर के अंदर में कोई गैस है, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, आपको कोई आवाज़ आती है क्या? नहीं आती है, वहाँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इसी तरह क्या होते हैं कि व्हेन द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जब वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, दैट कोलिजन इज ऑल्सो इलास्टिक कोलिजन। तो वो सब कोलिजन कैसे हैं? इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। फिर भी हमने क्या कहा कि डेली लाइफ के अंदर में हम उन कोलिजन को भी इलास्टिक कोलिजन मान लेते हैं जिनमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, वी कैन नेग्लेक्ट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसको इलास्टिक कोलिजन मान लेते हो और बता देते हो कि सर ये इलास्टिक कोलिजन है। अदरवाइज है तो वो क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन किसको कहा? सेकंड टाइप ऑफ कोलिजन, द इनइलास्टिक कोलिजन। तो डेफिनेटली एक इलास्टिक कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व है। और कोलिजन है, हमने क्या देखा, इन एवरी कोलिजन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इट मींस द मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, बट द काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, देन द कोलिजन विल बी known as inelastic collision. So the inelastic collision are those collisions in which only the linear momentum remain conserved and the kinetic energy does not conserve. ठीक है, that means there is a loss of kinetic energy during the collision. वो inelastic collision हो गए। हमने जितने भी collision देख रहे हैं वो सारे में क्या कुछ kinetic energy का loss होता है। आपने एक पत्थर को लिया और जोर से मारा, दूसरे पत्थर की आवाज़ आई टक, और साथ में कुछ अपने पास चिंगारी भी दिखी, कुछ लाइट एनर्जी भी मिली आपको, कुछ लाइट एनर्जी मिली, कुछ साउंड एनर्जी मिली। कहाँ से मिली? कौन एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? डेफिनेटली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज कन्वर्टेड इनटू द साउंड एनर्जी एज वेल एज ए लाइट एनर्जी। इट मीन्स द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी less than the initial kinetic energy because a part of the initial kinetic energy is converted into the sound energy and light energy. ठीक है, तो इसलिए डेली लाइफ में जितने भी कोलिजन्स आपको मिल रहे हैं वो दे आर इनइलास्टिक कोलिजन। चलिए ठीक है, तो ये हमने दो तरह के कोलिजन देख लिए। अब सुनो, कई बार हम देखते हैं जो ऑब्जेक्ट जो कोलाइड कर रही है उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन of the objects there are two types of collision. दो तरह के collision बताए। First collision is the head-on collision. Head-on collision is also known as 1D collision. क्यों कहा? तो सुनिए क्या देखते हैं प्रेस, when before or after collision the velocities of the two objects are always along a straight line. ठीक है, यदि ऐसा हो, क्या हो कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी हो वो एक ही लाइन के अलोंग हो, एक ही लाइन के अलोंग हो। मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है, दूसरा आए उसे टकराए ऐसे चल जाए, एक ऑब्जेक्ट से चल रही है ऐसे आए ऐसे टकराए ऐसे चल दे, ऐसा कोलिजन हो। ठीक है, या क्या हो, ऐसे आए ऐसे टकराए ऐसे चल दे, ऐसे आए ऐसे टकराए चल दे। टकराने से पहले बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी क्या है, अलोंग सेम लाइन। इसका मतलब बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है u1 और वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होती है u2। u1 और u2 एक ही लाइन के अलोंग होना चाहिए। एंड आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज क्या होती है v1 एंड v2, और v1 v2 भी उसी लाइन के अलोंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ही लाइन में चारों वेलोसिटी होगी बिफोर कोलिजन
कोलिजन। तो इसलिए क्या कहा कि दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज ऑल्सो नोन एज 1D कोलिजन और द लीनियर कोलिजन, इनको हम लीनियर कोलिजन भी कह देते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन किसको कहा अपने पास? व्हेन बिफोर कोलिजन and after collision the velocities of the two objects is lies in a plane, not in a straight line, they lies in a plane, such a collision is known as oblique collision। आप जरा देखते हो कैरम खेलते हो, then the most of collisions are the oblique collision। जो कॉइन होती है, स्ट्राइकर होती है, वो किसके? कैरम बोर्ड के प्लेन के अंदर में मूव करते रहती है, कोई किधर चला गया कोई किधर चला गया, एक ही लाइन में नहीं जाता। हाँ, जब हमें एक ही लाइन में मारना होता है, अपने पास क्या लेना था, अपने हेड ऑन कोलिजन कराना होता है, तो थोड़ा सा हम सांस रोक के और थोड़ा सा निशाना ज़्यादा मानते हैं, तब जाके क्या होता है अपने पास हेड ऑन कोलिजन हो पाता है। अदरवाइज क्या होता है? ऑब्लिक कोलिजन होता है अपने पास। ठीक है, तो ऑब्लिक कोलिजन में हमने क्या देख लिया अपने पास कि बिफोर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज u1 एंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज u2 वो किस में है? एक प्लेन में है, वो एक डायरेक्शन में नहीं है, सेम लाइन के अलोंग नहीं है, एक प्लेन में है। द टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड्स एंड देन आफ्टर कोलिजन दे स्टार्ट टू मूव विद द वेलोसिटी v1 एंड v2। अगेन v1 एंड v2 आर इन सेम प्लेन, v1 और v2 भी उसी प्लेन में है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ऑब्लिक कोलिजन इज नोन एज 2D कोलिजन और कोलिजन इन ए प्लेन। आई बात समझ में? तो देखो सुनो, तो अब हमारे पास एक तरह से क्या हो गए? 4 तरह के कोलिजन हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 तरह के, और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन 2 तरह के। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि देर आर सम हेड ऑन कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड? बोला हाँ। कुछ हेड ऑन कोलिजन ऐसे हो सकते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो? बोला हाँ। तो कुछ हेड ऑन कोलिजन ऐसे हो सकते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो? बोला हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ऑब्लिक कोलिजन भी ऐसे हो सकते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो? बोला हाँ। तो कुछ ऑब्लिक कोलिजन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो? बोला हाँ। तो इसका मतलब क्या गया? सुनो क्या कहा? नाउ देयर आर सम हेड ऑन कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, सच ए कोलिजन्स आर नोन एज हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन भी है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इसलिए इलास्टिक भी है, इसलिए नाम दिया हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। सिमिलरली देयर आर सम कोलिजन इन, ठीक है, विच आर ऑब्लिक ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। तो वो ऑब्लिक कोलिजन है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो इलास्टिक कोलिजन भी है, इसलिए उसको हम क्या नाम देंगे? ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। अगेन देयर आर सम हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। यदि ऐसा कोलिजन है तो उसको हम क्या नाम देंगे? हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन हेड ऑन है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो इन इलास्टिक, हेड ऑन है तो हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। Similarly, there are some oblique collision in which kinetic energy is not conserved, so such a collision is known as oblique inelastic collision। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ कोलिजन्स की बात है।